एक आदर्श शिक्षक, एक कुशल अर्थशास्त्री और मैनेजमेंट में दक्ष जब तीन शब्द को मिला देते हैं तो डॉक्टर संतोष राज पुरोहित बन जाता है। डॉक्टर संतोष राज पुरोहित उम्र के लिहाज से 50 साल पूरे कर रहे हैं 29 सितंबर को। इसी उपलक्ष्य में आज हम जानेंगे डॉक्टर संतोष राज पुरोहित की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वहीद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और जैसे मैंने कहा कि भी इसी महीने 29 तारीख को आप जिंदगी के 50 साल पूरे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं गोल्डन जुबली है जीवन की, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और यहीं से हम शुरू करते हैं संतोष जी की जिंदगी के 50 बरस है और इस सफरनामे को आप किस तरह देखते हैं? मेरा मानना है झा साहब कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे जीवन में भी अच्छा और बुरा समय आया, उतार चढ़ाव आए, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल रही। लेकिन जब हिसाब किताब करने बैठता हूँ तो लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ज़िंदगी में लोग अच्छे मिले, चाहे वो परिवार के माध्यम से मिले हों, चाहे मेरे मित्रों के रूप में मिले हों, और चाहे मेरे कह लीजिए कि विद्यार्थी मिले हों। सभी मुझे अच्छे लोग जीवन के अंदर मिले और आज तक उनसे एक जो स्नेह है वो लगातार बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो 50 साल का सफरनामा है, खट्टी मीठी यादों के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, एक सहज रूप से रहा। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे जो मूल रूप से आप कहाँ से हैं और हनुमानगढ़ से कैसे आपके ताल्लुकात बढ़े, कैसे आना हुआ यहाँ पर? मूल रूप से मैं चूरू जिले में मेरा गांव है, सरदार से तहसील में मेहरी। मेरे पिताजी यहाँ कृषि विभाग में सेवा कर रहे थे और सरकारी सेवा होने के कारण यहाँ क्वार्टर मिला और पूरा जन्म से बचपन हनुमानगढ़ में निकला। और हनुमानगढ़ की कुछ माटी ऐसी है कि इसने जो स्नेह दिया, जो प्रेरणा दी, तो यहीं की होकर रह गए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हनुमानगढ़ की जो मिट्टी है, हनुमानगढ़ का जो पानी है, वो ऐसा कुछ है कि जो यहाँ पर आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जैसे तो परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, क्या रही? मेरे पिताजी यहाँ कृषि विभाग में कार्यरत रहे और माताजी गृहिणी रही। हम 3 भाई हैं, एक बड़ी बहन है और अभी संयुक्त रूप से हम लोग रह रहे हैं। और मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ने एमकॉम किया, दूसरी ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और बीएड उसकी चल रही है। तो एक भरा पूरा परिवार है। चलिए, अब मैं आपको बचपन में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर छोटे से बच्चे थे और जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, शायद आपको याद हो, तो कौन सा स्कूल था, कैसे शुरुआत हुई और ये जो शिक्षा का जो सफरनामा है वो कैसा रहा आपका? बिल्कुल जैसा, अब जहाँ तक मुझे याद आता है कि बचपन की शायद पहली दूसरी जो क्लास थी उस टाइम, वो गवर्नमेंट स्कूल गांव में ही जाने का अवसर मिला। और उसके बाद जब हनुमानगढ़ हम सब भाई बहन आए यहाँ पापा के पास, तो उस समय कैनाल कॉलोनी में जो गवर्नमेंट स्कूल था, 4th क्लास तक, 4थी क्लास तक 2 क्लासें यहाँ की। और उसके बाद चूंकि हम गवर्नमेंट क्वार्टर में यहाँ पीली चक्की के पास रहते थे, तो वहीं पीछे सुरेशिया में हमारे डेफोडिल एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था, तो 8वीं तक उसमें पढ़ाई की। और उसके बाद 9th से लेकर 12th तक नेहरू स्मृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जंक्शन मार्केट में हुआ करता था वहाँ। और उसके बाद नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो अंतिम वर्ष था वो ग्रामोत्थान संग्रिया से किया। अच्छा, पीजी आपने ग्रामोत्थान? पीजी मेरी प्रीवियस तो यहीं से था, एनएम पीजी से। फाइनल जो था मेरा एक इकोनोमेट्रिक्स ग्रुप था, तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं था, तो उसके कारण वहाँ से किया। और डॉक्टरेट मेरी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर से है। चलिए, जब एक नए 99 की बात करता हूँ, जब एक संतोष राज पुरोहित, एक ऐसे प्रतिभावान युवा की एंट्री होती है, शहर में हर जगह चर्चा होने लगती है। जब आप गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, पीजी में सर्वाधिक अंक हासिल करते हैं और पूरे ज़िले में लगा कि एक संतोष राज पुरोहित कौन है, इतना प्रतिभावान अर्थशास्त्र में, वो भी इकोनॉमिक्स के, तो उस जो उपलब्धि को आप किस तरह देखते हैं और उसके लिए आप अपने आप को कितना तैयार कर पाए थे? जैसा वो पूरा का पूरा श्रेय मैं मेरे गुरुजन उस समय सवाई सिंह जी, बुलर साहब, छत्रसाल सिंह जी, राघव साहब और शर्मा साहब रहे, तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को उसका श्रेय देना चाहूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय इतनी गाइडेंस नहीं मिलती थी और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि विश्वविद्यालय वरीयता सूची में मेरा नाम आ पाएगा। हाँ, एक जो पढ़ने की आदत थी
वो ज़रूर रखी, लेकिन उसके साथ-साथ अन्य जो गतिविधियाँ थी, खेल-कूद और यहाँ तक कि कुछ हद तक जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए मसले थे, उनमें भी एक्टिव रहता था। और हम छात्र सहायता कोष एवं विकास कार्य समिति भी उस समय कुछ दोस्त मिलकर चलाते थे। जो निर्धन बच्चे थे उनके लिए एक बुक बैंक की स्थापना हमने तब एनएमपीजी महाविद्यालय में की। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और शायद उस व्यस्तता के कारण ही जो मेरा पढ़ने का टाइम था वो एक क्वालिटी टाइम में दे पाया, और अर्थशास्त्र में रुचि होने के कारण और एक उचित मार्गदर्शन मिलने के कारण शायद मैं मुकाम हासिल कर पाया। और बिल्कुल अगर सही शब्दों में आपको कहूँ तो स्वयं को भी और पूरे परिवार को गोल्ड मेडल मिलने पर एक सुखद अनुभूति हुई, एक गर्व हुआ। चलिए, यहीं पर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे गोल्ड मेडल मिला आपको, तो उस वक्त करियर को लेकर क्या कुछ प्लानिंग थी, और आज उस मुकाम पर आप अपने आप को जब देखते हैं तो क्या लगता है कि जो फैसला था उसमें बिल्कुल सही रहा? जी जी जय साहब, दरअसल जय साहब जो मेरे पुराने परिचित हैं, चाहे मेरे गुरुजन रहे हों, सहपाठी रहे हों, अगर आप किसी से भी चर्चा करेंगे तो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आते आते एक जिसको हम ड्रीम जॉब कहते हैं कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं खुद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाया करता था। और मुझे याद है कि मैंने मेरी पहली ट्यूशन 12th क्लास में जब था तो उस समय साइकिल पर जाया करता था और करीब 150 रुपये मैंने अपनी पहली ट्यूशन पढ़ाई। तो पढ़ाना मेरा एक पसंदीदा आप कह लीजिए सगल था, जुनून था। और अब आज इस मुकाम पर देखता हूँ कि जो मैं चाहता था वो काम कर रहा हूँ और अपना विषय पढ़ा रहा हूँ, तो एक संतुष्टि मिलती है और ये एहसास होता है कि इसके अंदर एक तो मैं युवाओं के साथ रहता हूँ और उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, यानी एक कुशल शिक्षक बन गए आप। और शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? आज के दौर में मैं सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों के सामने ये मानता हूँ कि क्लासरूम के अंदर आप उनका जो पाठन है वो इस तरीके से हो कि वो अपने बच्चों की, अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करे रख सके। क्योंकि आज के समय क्या है कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और आप अगर अपडेट नहीं है तो आप क्लास में बच्चों को बांधे नहीं रख सकते। कारण क्या है कि एक मिनट में बच्चा गूगल करके सर्च कर लेता है कि गुरुजी आप जो ये पढ़ा रहे थे ऐसा तो नहीं है, ऐसा है। तो आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और उस अपडेट के साथ साथ ये कि आपका पढ़ाने का तरीका रोचक हो और आज की जो परिस्थितियां हैं उसके साथ अपने विषय को जोड़ते हुए उन बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा भी आप कुछ ऐसा व्यवहारिक दे पाए जो उन्हें लगे कि हमें केवल क्लास में जाकर ही मिल सकता है, ये चीज इंटरनेट से नहीं मिल सकती या ये व्यवहारिक ज्ञान में बाहर नहीं मिल सकता। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों के सामने है कि आज के समय एक शिक्षक बने रहना सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ। और उसके साथ साथ ही मानता हूँ कि वो अपने आप को अपग्रेड करे और सबसे बड़ी बात कि अपने विद्यार्थियों को अपना विषय तो बताए ही बताए, उनके साथ साथ जो एक अटैचमेंट अपने शिष्यों से जो शिक्षक का हुआ करता था और आज के दौर में कहीं ना कहीं वो कम हुआ है, वो स्नेह कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है कि अपने शिष्यों के साथ उसका अटैचमेंट भी रहे, अपने विषय में पारंगत भी हो और पढ़ाने की जो शैली है वो आधुनिक हो। चलिए, चूंकि आप रेयान कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यूथ के बीच में रहते हैं, उनको समझने का पूरा मौका मिलता है आपको। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि यूथ की सबसे बड़ी खासियत क्या है आज के दौर में और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जी, मेरा मानना है सर कि आज अगर हम यूथ पर बात करने लगते हैं तो एक पुरानी पीढ़ी का हमेशा ये रहा है कि आज के बच्चों में ये बहुत सारी कमियां आ गई, लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ कि अब बच्चों में अपने करियर को लेकर एक जुनून है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बच्चे टेक्निक फ्रेंडली हैं। जितना हम टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते उतना अपडेट है। बात केवल उनको सही दिशा देने की है। तो मेरा ये मानना है कि आज कोई भी मुहिम हो, उस मुहिम से उन बच्चों को जोड़ना और उनसे उचित परिणाम लेना, ये अगर थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन परिवार से और शिक्षकों से और समाज से मिल जाए तो आज के जो युवा है मुझे लगता है कि किसी भी असंभव काम को वो संभव कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो और चाहे सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में हो। और वैसे बहुत सारे उदाहरण हमें खेलों के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। बहुत से उदाहरण में जो एकेडमिक करियर है बच्चों का उसमें देखने लग सकते हैं। और आज के बच्चे केवल परंपरागत नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो नए क्षेत्रों का चुनाव कर रहे हैं, उनके लायक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये आज के युवाओं का एक बहुत सशक्त जो पॉइंट है वो है।
और जहाँ तक आपने कमजोरी का कहा, मेरा इतना सा मानना है कि केवल कुछ अगर वो अपनी बेसिक कमजोरियों को दूर कर लें, जैसे आज टेक्निक फ्रेंडली होना अच्छी चीज़ है, तकनीक का उपयोग करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी एकाग्रता को बढ़ाए और साथ साथ थोड़ा स्व अध्याय करें, थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा मनन करें, केवल भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने। और हमारा जो क्षेत्र है इसमें अभी थोड़ा सा जो मेडिकेटेड ड्रग्स और स्नैक और इस तरह की चीजें चल रही है, तो उसके प्रति वो अवेयर रहे, तो अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कमी आज की युवाओं में है। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अगर किसी अभिभावकों से कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो स्वागत है। बिल्कुल, मैं बहुत बार बात करता हूँ कि आज बच्चों की काउंसलिंग की जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक जरूरत पेरेंट्स की काउंसलिंग की है। और मेरा ये मानना है जैसा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे। आज न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता दोनों सर्विस करते हैं, आर्थिक बाध्यता है, समझ में आता है, महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, जीवन यापन करने के लिए दोनों का कमाना बहुत जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जितना समय है बच्चों को क्वालिटी टाइम दे, ताकि उन बच्चों को अपना खालीपन जो है उसके लिए बाहर अलग तरह के दोस्त नहीं तलाश करने पड़े। और मेरा अभिभावकों से केवल इतना ही निवेदन है कि बाहर आपका बच्चा किसी के लिए केवल एक क्लाइंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो जीवन भर की संपत्ति है। तो कम से कम अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकालें, उसकी संगत कैसी है, वो क्या पढ़ता है, वो जिस जगह पढ़ने जा रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और जो टीन एज है इसमें अगर थोड़ा सा बच्चे को संभाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि परिवार जो प्राथमिक पाठशाला है उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे लगता है कि जो अभिभावक इस बातचीत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद वो मनन करेंगे और उसके बेहतर परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। जी सर। अब कुछ बात कर लेते हैं राजस्थान आर्थिक परिषद की। आप अध्यक्ष बने थे, ये हम सब के लिए गौरव की बात थी कि हनुमानगढ़ से आप ताल्लुक रखते हैं और पूरे प्रदेश लेवल का जो एक संगठन है, बहुत ही मजबूत संगठन है, उसके अध्यक्ष रहे। तो अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? जी, मुझे राजस्थान आर्थिक परिषद में दायित्व मिला, उसमें काम करने का अवसर मिला, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं हनुमानगढ़ का देना चाहूँगा कि उस समय सभी लोगों ने मुझे हनुमानगढ़ के बासिंदे के रूप में बहुत स्नेह दिया। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, हमने जो छोटा सा उसमें प्रयास किया कि पहले राजस्थान आर्थिक परिषद के जो अधिवेशन थे, वर्कशॉप थी, ये बड़े विश्वविद्यालयों तक या बड़े शहरों तक सीमित थी, और छोटे शहरों में अर्थशास्त्र इतना पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं था। तो थोड़े से प्रयास ये किए कि हनुमानगढ़ में उस समय 2008 के अंदर हम लोगों ने राजस्थान आर्थिक परिषद का प्रदेश स्तर का अधिवेशन करवाया। उसके जस्ट बाद गंगानगर के अंदर अधिवेशन हुआ, और साथ ही साथ एक प्रयास ये किया कि उसकी जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, जो बजट पर चर्चा है, वो राजस्थान आर्थिक परिषद के माध्यम से उसके बैनर के तले विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच में करवाने लगे कि उन्हें जागरूकता है। और इस प्रकार जो उसकी कार्य प्रणाली थी उसको छोटे छोटे महाविद्यालयों तक, छोटे छोटे कस्बों और शहरों तक लेकर गए, ताकि राजस्थान आर्थिक परिषद का विस्तार भी हो और बच्चों में इस विषय को लेकर और आर्थिक जगत को लेकर नई चेतना आए। चलिए, अब कुछ निजी बात कर लेते हैं। जी, अक्सर जब मित्रों में बात होती है तो कहते हैं संतोष जी अपने सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। बहुत अच्छी आदत है आप, बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, जिसमें एक आदत ये भी है। जी सर। तो दिनचर्या क्या रहती है आपकी सुबह से शाम तक अगर बात करें तो? दिनचर्या में करीब सुबह 5 बजे के आसपास रोजाना जाग जाता हूँ, और उसके बाद मेरा करीब 40 से 45 मिनट वॉक का रहता है, और उसके बाद अपने रूटीन काम निपटा के कॉलेज जाता हूँ। और मैं आस्तिक हूँ, और 10 से 15 मिनट नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ, और थोड़े से जो घर के संस्कार मिले, गाय को हरा चारा डालता हूँ, पक्षियों को दाना वगैरह, तो मुझे एक संतुष्टि मिलती है। और मुझे लगता है कि पूरे दिन भर के लिए मेरा जो एक प्रयास है या जो चिंतन है वो पूरा इसके माध्यम से हो जाता है। उसके बाद कॉलेज में जो प्रशासन से संबंधित या अध्यापन के कार्य हैं वो निपटाता हूँ, और शाम को पिछले 17-18 साल से कोशिश करता हूँ कि नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद यही एक सेहत का राज होगा। और थोड़ा सा मेरा, चूँकि
मेरी भांजियाँ भी यहाँ रही है, हम्म, तो मेरी भांजी है, बेटियाँ हैं, इन बच्चों के साथ बैठ के बात करना अच्छा लगता है। और थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं तो उनके साथ जब बच्चा बनकर बात करते हैं तो उसमें लगता है कि जो दिन भर की परेशानियां हैं या हम कह लीजिए कि स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं रिमूव होता है, एक एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और एक अच्छी आदत और भी है डॉक्टर संतोष राज पुरोहित की, कि जब आमतौर पर छोटे शहरों में भी और ख़ासतौर पर हनुमानगढ़ पूरी तरह बदल रहा है, और हम लोग अक्सर ये चिंता भी जाहिर करते हैं कि जो 1.5 दशक पहले हनुमानगढ़ था आज नहीं है, बहुत सारे नए लोग आए हैं और पहले का जो एक आत्मीयता थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, लोग प्रोफेशनल रिश्ता ज़्यादा रखने लगे हैं। लेकिन ऐसे समय में डॉक्टर संतोष राज पुरोहित हर संडे को कम से कम अपने मित्रों से मिलना नहीं भूलते हैं। ये टाइम मैनेज कैसे करते हैं आप? बिल्कुल जहाँ साहब, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाली बात होगी, लेकिन ये खासियत मैं भी मानता हूँ। मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, और अब साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों में साधन बढ़ने के बाद और संचार के माध्यम बढ़ने के बाद भी कनेक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब विद्यार्थी था और केवल साइकिल हुआ करती थी, मैं साइकिल पर अपने मित्रों से मिलने टाउन तक चला जाया करता था। और रही टाइम मैनेज की बात, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मैंने अक्सर अपने विद्यार्थी जीवन में भी देखा और अब शिक्षक रहते हुए भी देख रहा हूँ कि जो विद्यार्थी सब कामों में अग्रणी रहते हैं, जिनका एक सोशल सर्किल भी है, जो ड्राइंग पेंटिंग भी करते हैं, जो सिंगिंग के अंदर भी हैं, जो लिटरेचर भी पढ़ते हैं, वो पढ़ाई में भी ओवरऑल देखते हैं तो अच्छे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी मिलती है। और टाइम मैनेजमेंट का मेरा प्रयास ये रहता है जैसा कि जब किसी चीज़ में आपको सुकून मिलता है तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। और मेरा लगभग प्रयास ये है कि अगर राजस्थान में या पूरे भारत में भी अगर मेरे जो मित्र हैं, परिचित हैं, या मेरे जो गुरुजन हैं, जो प्रोफेसर्स रहे, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं रैंडमली महीने में 10, 12, 15 फोन करता हूँ, 10 से 5 मिनट बात करता हूँ। और हर संडे को थोड़ा सा प्रयास रहता है कि 5-7 दोस्तों से मिलूं। और बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात हैं जहाँ पारिवारिक सा मामला है, वहाँ बैठ के चाय खाना सब बिना किसी औपचारिकता कह सकते हैं। तो मैं पहले भी आपको कहा आज कि मैं अपना वो खुशकिस्मत मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे जिंदगी में लोग बहुत अच्छे मिले, या ये कहो कि पारिवारिक मित्र बहुत अच्छे मिले। चलिए अब हम 50 बरस की बात कर लेते हैं लास्ट में। 50 बरस का जो सबसे यादगार लम्हा हम जानना चाहेंगे, जिनको याद करके आप बड़ा रोमांचित होते हैं और आपको लगता है यार ये भूलने वाले क्षण नहीं थे वो। बिल्कुल साहब, अगर मोटे मोटे रूप से कहूँ तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ने बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं, लेकिन अगर एक क्षण की बात करें तो 4 बता दीजिए। हाँ, तो जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एमडीएस यूनिवर्सिटी टॉप किया और गोल्ड मेडल मिला, तो वो मेरे लिए एक अविश्वसनीय पल था। और उसके बाद जब राजस्थान आर्थिक परिषद का दायित्व मिला, तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल का सरकार का प्रतिनिधि बनने का जब अवसर मिला, तो ये कई ऐसे क्षण थे जिन्हें बहुत अच्छा लगा। और अगर व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से अगर कहूँ तो मैं जब 10th में रिजल्ट आया और पहली बार पापा ने मुझे जब नई घड़ी दी, और आज मेरे पास करीब मैं कहूँ कि 30 साल या 35 साल बाद भी वो घड़ी चालू हालत में है। क्या बात? तो वो एक अलग खुशी मिली। 12th के रिजल्ट के बाद जो पहली बार नई साइकिल मिली, और उसके 5-6 महीने तक तो रैपर नहीं उतरने दिए। तो बहुत सारे ऐसे क्षण आए और एक सुखद अनुभूति मिली। लेकिन अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल मिलना मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे सुखद क्षण रहा। चलिए अब ये अपना कोई प्लस पॉइंट बताइए जो आपको लगता है कि मेरा प्लस पॉइंट है। एक तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें आगे की सोच पाता हूँ, या थोड़ा सा कुछ मामलों में दूरदर्शी हूँ, ये प्लस पॉइंट मान सकते हैं। और सबसे बड़ा आज के माहौल में जो मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ, वो मैं यही मानता हूँ कि आज भी मैं अपने सोशल सर्किल को, अपने दोस्तों को के साथ अपने रिश्ते मेंटेन कर पाया हूँ। तो आज के समय जहाँ आप अकेलापन आपको घेर लेता है, मेरे पास एकांत तो हो सकता है लेकिन अकेलापन नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो स्कूल में, जब मैंने कहा मैं एलिमेंट्री स्कूल, रेफिडल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा, उस समय के भी चूंकि हमारा जहाँ घर था तो वहाँ से सिंधी समाज के बहुत सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। तो आज भी वो मेरे मित्र हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत तरक्की करके बहुत अच्छी पोस्ट पर चले गए, कुछ आज सब्जी की रेडी भी लगाते हैं, तो आज भी वो मिलते हैं, तो वही हमारे खुशी रहती है, वही रहता है। तो उस तरीके से अगर बात करें तो आज भी मेरे बचपन के बहुत सारे मित्र हैं। और मैंने एक कहावत सुनी थी कि किसी आदमी के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप केवल इतना सा देख लीजिए कि उसके पुराने मित्र कितने हैं और उनसे उसके ताल्लुकात कैसे हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। तो
मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मेरे पास मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र और परिवार है। और कोई माइनस पॉइंट? माइनस पॉइंट बहुत सी बार मैं जब कुछ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो कुछ समय के लिए अपसेट भी हो जाता हूँ, और कुछ इमोशनल अप्रोच भी है। तो कई बार वो इमोशनल अप्रोच आपको तकलीफ भी देती है, क्योंकि जीवन का जो ढर्रा है, या हम ये कहें कि जो एक सिस्टम है वो सिस्टम के तरीके से चलता है, और उसमें हम चाहकर भी कई बार जिस तरह की किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आउट ऑफ वे जाके उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो एक थोड़ा सा भावुक होना मैं मानता हूँ कि वो मेरी एक बड़ी कमजोरी है, और कई बार कुछ हद तक कुछ चीज़ों को लेकर आलस भी कर जाता हूँ, तो वो भी मैं एक थोड़ी कमी मानता हूँ। चलिए, चूँकि जिस उम्र के लिहाज से जिस समय हम लोग चल रहे हैं, 50 साल का जो एक उम्र का अपना एक है जी, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जैसे कई बार हम महसूस सर। करते हैं, क्योंकि मैं भी पीछे चल रहा हूँ आपके। बिल्कुल सर। तो लगता है कि 50 साल की जो उम्र है, इस अवस्था में बहुत कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जीवन में, उसके लिए अपने आप को कितना तैयार मानते हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? बिल्कुल जहाँ साहब, आजकल एक चुनौती तो खान पान को, वातावरण को लेकर है कि आप और हमारे कई कॉमन फ्रेंड ऐसे हैं जो हमने देखा है कि आकस्मिक एकदम से हमारा साथ छोड़ गए, तो बड़ा ऐसा लगता है कि भी एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो एक चुनौती तो ये भी है कि भाई आने वाला समय कैसा हो, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि आज अभी जो हालात है, आने वाले समय जो आर्थिक रूप से संकट आएंगे, उस दृष्टि से लगता है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए जो हमारी आयु है, क्योंकि एक आयु के बाद हमारे आमदनी के सोर्स जो है वो तो घटेंगे, और शरीर उतना शायद काम नहीं कर पाए, तो हमें एक जो हम कहते हैं कि भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो आज के समय मेरा मानना है कि हमारी आयु के सभी लोगों को, हमसे बहुत पहले लोगों को उसको एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसको प्लान कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय इस का प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो। तो ये है डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, जो जाते जाते लास्ट में जो अर्थशास्त्र जो इनका मूल विषय है उस पर आके इन्होंने अपनी बात पूरी की। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।